हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में काफ़ी मेजर पोर्शन कवर कर चुके हैं। उस पोर्शन में हमने मैक्सिमम लेक्चर्स में फॉर्मूले की फॉर्मेशन और उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आपने नोट किया होगा, हमने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के 3 लेक्चर डिस्कस किए थे। उन 3 लेक्चर्स में फॉर्मूले कैसे बने, उनकी क्या एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद मल्टीपल एंगल्स आए, देन सब मल्टीपल एंगल आए। उन सब फॉर्मूले की फॉर्मेशन और उन पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो हम कवर कर सकते थे वो हमने कवर किए। अब जो आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में टॉपिक बचा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। बच्चों, ये स्कूल एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनसीईआरटी में ये टॉपिक एक्सरसाइज 3.4 में मिलेगा आपको, और स्कूल एग्जाम में एक क्वेश्चन इसमें से 100% आना है, और जनरली जेईई मेंस में भी क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। इस लेक्चर में जो पार्ट 1 है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का, इस लेक्चर में हम बेसिक समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है, उसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और हम किस तरह से उसे हम फाइंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या है। देखो, आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन ये सब पढ़ चुके हो। तो उसमें जो वेरिएबल होता था आप उसकी वैल्यू निकालते थे। सॉल्व जब लिखा होता था उसके ऊपर कि जैसे मान लो आपको x² + 5x + 6 = 0 दे दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें वेरिएबल x है, तो अगर ऊपर लिखा है सॉल्व द गिवन इक्वेशन तो आपको x की वैल्यू निकालनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बहुत ही जनरल सा पॉइंट है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा, एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मतलब एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें कम से कम एटलीस्ट वन, कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व होगा, तो उसका कोई ना कोई एंगल होगा। हमारा एम क्या रहता है इस इक्वेशन में सॉल्विंग का, कि उस एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, मैंने यहां पे वैल्यू ले ली √3 sin θ = 2। ठीक है, ये आपका √3 tan θ = 1 ले लो, जो बेसिक आपको दिख रहा है यहां पे, √3 tan θ = 1। ठीक है, तो इसमें tan θ की वैल्यू 1/√3 है, तो हम सोच सकते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, मैंने वैल्यू वो ले ली जिसको आप एकदम मतलब कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद कुछ ऐसा आ गया 2 sin θ -1 = 0, ये भी तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। आपका दोनों में एम क्या है कि इसका जो फंक्शन का एंगल है ना थीटा, अब उसकी वैल्यू निकालोगे। अच्छा, इसके अलावा ऐसे ले सकते हैं हम √3 sin θ + cos θ = 1। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, इसमें आपके पास दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए, लेकिन एंगल तो देखो सेम ही है ना थीटा। आपको उस थीटा की वैल्यू निकालनी होती है जब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बोलेगा। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार थीटा की वैल्यू आ गई बात खत्म हो गई, इसमें अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। ऐसा नहीं है जैसे हमने x² + 5x + 6 की बात की थी, तो उसमें तो x की 2 वैल्यूज आएगी, वो हमारे सॉल्यूशन है। ठीक है, यहां पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हुए कुछ अलग अलग टाइप के सॉल्यूशन है जो कि हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका जो सॉल्यूशन रहता है इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन जैसे एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं इसमें कि आपको पता है कि sin θ की वैल्यू अगर हाफ है, sin θ की वैल्यू हाफ है, तो पर्टिकुलर आपको पता है ना कि वैल्यू किस पे होती है, sin 30 डिग्री विच इज sin π/6। तो आप यहां पे इसको sin π/6 के इक्वल रखोगे तो थीटा की वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू एक मिल गई ना आपको, थीटा की वैल्यू π/6 है। अच्छा, क्वाड्रेंट वाइज ये वैल्यू 2 बार एग्जिस्ट करेगी, पर अभी हमें एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करनी थी कि मुझे एक ऐसा एंगल ढूंढना था जिसपे साइन की वैल्यू हाफ हो, वो π/6 है। तो जब पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए मुझे इक्वेशन में वेरिएबल की, तो उस केस में हमारा वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है, ये तो था पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है कि आपको पता है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात कर रहे थे शुरू में ही, तो चार क्वाड्रेंट में हम लोग साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर क्वाड्रेंटल एंगल्स वगैरह सब डिस्कस कर रहे थे। तो वो जो चार क्वाड्रेंट थे उसमें थीटा की क्या रेंज थी, थीटा की 0 से 2π, 0 से 2π। अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी है तो मुझे अगर प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला निकालने के लिए, तो मैं 0 से लेकर 2π मतलब चारों क्वाड्रेंट में चेक करूंगा कि वो सॉल्यूशन कितनी बार आएगा। जैसे यहां पर तो मैंने क्या देखा कि sin θ की वैल्यू हाफ है, तो आपने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में चेक कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin θ की वैल्यू हाफ कहां पे होती है, आप बोलोगे sin 30 डिग्री विच इज sin π/6। तो आपने एक वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू बता दी। लेकिन जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात होगी ना बच्चों, अभी डिटेल में बात करेंगे हम एग्जांपल्स के साथ,
जब प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात होगी तो उसमें एक से ज्यादा वैल्यू आपको मिलेगी सॉल्यूशन की। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होता है इसके अंदर जनरली, देखो लास्ट में प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिखा है, ठीक है। तो यहां पे एक सॉल्यूशन नहीं होगा, एक से ज्यादा होगा। मतलब जब आप चारों क्वाड्रेंट को देखोगे ना 0 से 2 पाई में, तो वैल्यू 2 बार मिलेगी आपको किसी भी रेशो की। देखते हैं, अभी वेरीफाई करते हैं। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब पर्टिकुलर वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 से 2 पाई के बीच में आप एक से ज्यादा बार सॉल्यूशंस निकाल सकते हो। जनरल सॉल्यूशन इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब सेट ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस सेटिस्फाइंग द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस है। अब वो नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रेंट में आप एक ही बार घूमोगे, आप n नंबर ऑफ टाइम्स क्वाड्रेंट में रोटेशन कर सकते हो। मतलब जितने भी आपके पर्टिकुलर सॉल्यूशन या प्रिंसिपल सॉल्यूशन बन सकते हैं, आप उन सबके कॉम्बिनेशन को जनरल सॉल्यूशन में डाल देते हो। अच्छा, डेफिनेशन तो वही है कि बोरिंग वाला पार्ट है, मेन कॉन्सेप्ट आपको समझने की कोशिश करो आगे क्वेश्चन से। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, डेफिनेशन बतानी जरूरी थी, मैंने बता दी। अब इनको कॉन्सेप्ट में इंप्लीमेंट करते हैं तो आपको क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, जनरली बच्चों का ये टॉपिक मेजर डाउट रहता है, तो यहां से अब थोड़ा एक्टिवली सुनना क्या कहना चाह रहा है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज। प्रिंसिपल वैल्यूज मतलब जो सेकंड नंबर पे मैंने सॉल्यूशन लिखा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो मैंने आपको कहा था प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखने के लिए आप चारों क्वाड्रेंट को कवर करोगे, चारों क्वाड्रेंट को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ए एस टी सी, कोडिंग याद है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए मतलब ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस मतलब साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट, टी मतलब टैन और कॉट आर पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट, सी मतलब कॉज और सेक आर पॉजिटिव इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और फोर्थ हो गया। इसमें मेरी बात मान के आप ये चार रेशियोज याद कर लो। थीटा मतलब इसमें जो एंगल की रेंज होगी ना वो थीटा है, इसमें होगा पाई माइनस थीटा, बस ये ध्यान रखना। ये होगा आपका पाई प्लस थीटा, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के टॉपिक में, और 2 पाई माइनस थीटा। ये बस ध्यान रख लो कि अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूंगा ना किसी भी वैल्यू की, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सिर्फ थीटा को एज्यूम करके चलोगे। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा एज्यूम करके चलते हैं। ऑब्वियसली दिख भी रहा है कि पाई में से आप यहां पे देखो ना पूरा एंगल पाई है, जब ये थीटा होगा तो पाई माइनस थीटा है। अच्छा, इसकी अगर मैं बात कर रहा हूं तो क्या हुआ, ये थीटा था तो ये आप इधर आ गए तो पाई प्लस थीटा हो गया। या फिर आप कह सकते हो कि 180 से थोड़ा ज्यादा है ना, ये लाइन 180 की है ना, तो 180 अगर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो 180 से प्लस ही तो हो रही है वैल्यू, और अगर फोर्थ में जा रहे हो तो ये लाइन 2 पाई की है 360 की, तो उससे कम ही तो है 2 पाई माइनस थीटा। तो ये चार रेशियोज आप क्वाड्रेंट के हिसाब से याद रखना, मैं अब आपको आगे समझाता हूं। प्रिंसिपल वैल्यू, मैंने आपको बोला प्रिंसिपल वैल्यू मतलब आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपको 0 से लेकर 2 पाई के बीच में देखना है, और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी जो वैल्यू दी हुई है वो 2 बार आपको मिलेगी पूरे 4 क्वाड्रेंट में। वो कैसे मिलेगी, आपको दिया हुआ साइन एक्स के लिए √3/2, साइन एक्स के लिए √3/2। आप देखोगे साइन एक्स के वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो साइन एक्स के वैल्यू तो पॉजिटिव है, तो आप पहले वो 2 क्वाड्रेंट सिलेक्ट कर लो इस पर्टिकुलर केस के लिए जहां पे साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है। एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, एक सेकंड क्वाड्रेंट जहां पे साइन और कॉसेक पॉजिटिव है। तो हम यहां पे क्या लिख रहे हैं कि जो हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। पहला केस है तो मैं पूरा ऐसे लिख के दे रहा हूं आपको, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो आप फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू पे काम करोगे। फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू आपको कहां से मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट करेंगे हम। फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू मैंने ऐसे हेडिंग डाल दिया आपके लिए और लिखा साइन एक्स इक्वल टू √3/2 है। तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो बच्चों, साइन एक्स के लिए √3/2 किस पे होती है, साइन 60 डिग्री पे, विच इज साइन π/3। तो यहां पे आपने क्या ले लिया, इक्वल टू में साइन π/3। तो अगर मैं कंपेयर करूं साइन एक्स इक्वल टू साइन π/3, तो देयरफॉर एक्स इक्वल टू π/3 मेरे पास क्या आ गया, पहली प्रिंसिपल वैल्यू, ये फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू आ गई, ठीक है। फिर हमने हेडिंग डाली सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू,
मैंने आपको बोला कि प्रिंसिपल वैल्यू 2 बार आपको मिलेगी 0 से 2 पाई के बीच में, 2 बार। कंफर्म्ड है ये बात, ठीक है। सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू, सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू में फिर से हमने sin x इक्वल टू क्या लिया, √3/2। वैल्यू थोड़ी चेंज करेंगे जो दी हुई है क्वेश्चन में, वैल्यू तो √3/2 ही रहेगी। अब पॉइंट इसमें क्या आ रहा है कि sin x की वैल्यू पॉजिटिव है। sin x की वैल्यू पॉजिटिव एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी तो हमने नॉर्मली वैल्यू सोच ली एंगल वाइज कि π/3 पे तो होता है √3/2। अब दोबारा पॉजिटिव साइन की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में आ रही है, और मैंने आपको कहा था सेकंड क्वाड्रेंट में ये याद रखना, ये याद रखना। तो उसमें क्या आना है, साइन पाई माइनस थीटा, और थीटा क्या लोगे, अरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप सोचो ना, साइन की वैल्यू √3/2 किस पे थी, π/3 पे, तो थीटा तो आप ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट से ले चुके हो। ये जो आपने sin x इक्वल टू साइन π/3 लिया, ये π/3 किसकी वैल्यू है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थी ना वैल्यू, जिस पे π/3 पे साइन की वैल्यू √3/2 है, तो थीटा तो ऑलरेडी आपको मिल ही चुका है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। अब वो वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो पाई माइनस थीटा में, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दी π/3, एलसीएम लिया 3 पाई माइनस पाई 2 π/3 आ गया, तो यहाँ पे क्या बना sin x इक्वल टू साइन 2 π/3। और अगर मैं कंपेयर करूं तो x की दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिल गई, 2 π/3। आ रही बात समझ, तो डेफिनेशन से फार बेटर है कॉन्सेप्ट को समझना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर मैं बात करूं x इक्वल टू π/3, ये तो क्या हुआ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। लेकिन अगर मैं 2 आंसर दे रहा हूं पूरे 4 क्वाड्रेंट के अंदर, तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला मैंने 0 से 2 पाई के बीच में, ये 2 ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिल सकते हैं, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन के लिए नेगेटिव हो जाएगी ना, तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट से मिल सकता था एक सॉल्यूशन, और सेकंड से मिल सकता था। तो जो कोडिंग मैंने आपको बताई है उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ क्वाड्रेंट सेलेक्ट करो और थीटा उठाओ फर्स्ट क्वाड्रेंट से और सब्स्टिट्यूट कर दो, सिंपल, क्लियर। और एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ी और क्लैरिटी हो जाएगी। फॉर्मूले में आप बता चुको, ठीक है, तो फॉर्मूले नहीं लिखेंगे, सिर्फ यूज करेंगे cosec x इक्वल टू -2। देखो मैं बताऊँ आपको, साइन कॉस और टैन को सोचना थोड़ा इजी रहता है ना, तो आप मतलब मैं प्रेफर ये करता हूं कि भाई अगर cosec आ गया या sec आ गया, कोट आ गया, आप उसे फटाफट ना जो शुरू की 3 रेशोज है उनमें कन्वर्ट कर लो। तो cosec x को मैंने लिख दिया sin x की वैल्यू -12, चलो बढ़िया हो गया ये तो। अब अगर मैं बात करूं, शॉर्ट में बात करते हैं ASTC, अब यहां पे sin x की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव वैल्यू कौन से 2 क्वाड्रेंट में आपको दिख रही है, 2 क्वाड्रेंट आपको सिलेक्ट करने होते हैं, थर्ड और फोर्थ। इस बार ये वैल्यू कहां मिलेगी, एक वैल्यू मिलेगी थर्ड क्वाड्रेंट से, एक वैल्यू मिलेगी फोर्थ क्वाड्रेंट से, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, तो नेगेटिव वैल्यू कैसे लूंगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में sin x पॉजिटिव है, कोडिंग हमने सीख ली थी शुरू के लेक्चर्स में। अब फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू निकालने से पहले देखो, आपको पता है कि मुझे पहली प्रिंसिपल वैल्यू ये यहां से मिलेगी पाई प्लस थीटा से, ठीक है, और दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू यहां से मिलेगी 2 पाई माइनस थीटा। तो पहले थीटा तो सोच लो, थीटा कैसे सोचे, आप माइनस को ना एक बार के लिए भूल जाओ, आप भूल जाओ कि साइन एक्स के आगे यहां पे माइनस वैल्यू दी हुई है। अगर साइन एक्स की वैल्यू सिर्फ हाफ होती, माइनस को इग्नोर कर रहा हूं मैं, ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू अगर हाफ होती, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो साइन एक्स वैल्यू हाफ किस थीटा पे होगी, π/6 पे। बोलो मेरी बात समझ आई, साइन एक्स की वैल्यू -12 दी थी, आप हमेशा माइनस को पहले इग्नोर करके, माइनस को इग्नोर कर दो तो साइन एक्स की वैल्यू हाफ है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोचो कि साइन एक्स की वैल्यू हाफ किस एंगल पे होती है, वो होती है π/6 पे, 30 डिग्री पे। तो यहां पे जो थीटा है वो π/6 मिल गया, वो थीटा यहां पे नीचे यूज हो जाएगा। बात समझ आई, कोशिश करें आगे करने की। फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू यहां पे साइन एक्स की वैल्यू -12 है, तो पहली प्रिंसिपल वैल्यू मुझे मिलेगी थर्ड क्वाड्रेंट से, जो कि होगा साइन पाई प्लस थीटा, और थीटा क्या ले चुका हूं मैं, माइनस को इग्नोर करके मैंने देखा हाफ किस पे था, साइन में π/6 पे, π/6 हो गया। अच्छा, इसको एलसीएम ले लिया तो ये तो बन गया साइन 7 π/6, ठीक है। तो कंपेयर किया, साइन और साइन कंपेयर किया, अच्छा ऐसे क्रॉस मत करना, कंपेयर करके हम बोल देंगे कि x की वैल्यू 7 π/6 इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू आ गई।
सिमिलरली सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू पे भी काम करते हैं। थीटा सिर्फ एक ही बार सोचना होता है क्वेश्चन की स्टार्टिंग में। सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू, दो प्रिंसिपल वैल्यूज तो मिलती है ना आपको 0 से 2 पाई में। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू बोलेगा तो आप 0 से 2 पाई ही देखोगे, चारों क्वाड्रेंट में 2 बार वैल्यू बता दोगे आप। तो साइन एक्स की वैल्यू -½ गिवन है, तो इस बार आपको क्या मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव है तो 2 पाई माइनस थीटा। थीटा आप क्या ले रहे हो, अगेन वही π/6, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्या आ रहा है, एलसीएम लिया 12 पाई माइनस पाई 11 π/6। तो सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिली आपको, x इज इक्वल टू 11 π/6। तो दो प्रिंसिपल वैल्यूज आपके पास है, 7 π/6 और 11 π/6। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। अब ये वाला आप ट्राई कर सकते हो 2 मिनट, अगर आप पॉज करके करना चाहो। ये तो बहुत बेसिक है। बेसिक कैसे, पॉजिटिव वैल्यू है ना। बना देता हूं मैं क्वाड्रेंट यहाँ पे, करो ट्राई आप करना चाहो तो। ASTC, ठीक है, मैं तो अपनी स्पीड से चल रहा हूँ। ASTC आप देखोगे cos x की पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे है, एक तो ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरी पॉजिटिव वैल्यू फोर्थ में मिलेगी, फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में तो आपका थीटा होता है, और फोर्थ मैंने आपको क्या सिखाया था, 2 पाई माइनस थीटा। बस इतना सा ध्यान रखना आपको। अब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्टली सोच रहे हो कि cos x की वैल्यू हाफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ होती है, cos 60 डिग्री, विच इज cos π/3। तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली लिखा फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू cos x की वैल्यू कितनी है जी, हाफ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ किस पे होता है, cos 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, π/3। तो इसमें तो डायरेक्टली कोई एलसीएम नहीं, कुछ नहीं, आपको पता चल गया x की वैल्यू π/3 इज आवर फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू। ये पहली प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चों। आगे बढ़ते हैं सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ। सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू की तरफ बढ़ रहे हैं अब हम। तो cos x की वैल्यू हाफ है फिर से, ठीक है, cos x की वैल्यू हाफ है। अब सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू तो आपको फोर्थ क्वाड्रेंट से मिलने वाली है ना, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल है 2 पाई माइनस थीटा है, तो आपने लिया 2 पाई, और थीटा कहां से मिलता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आपने एंगल को सोच लिया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा था, और थीटा आपका कितना है, π/3, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम अगर आप लेते हो तो 6 पाई माइनस पाई cos 5 π/3 हो गया, ठीक है। बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये बच्चों को डाउट होता है कि ये दो वैल्यूज आई कहाँ से। अरे क्वाड्रेंट में घूम लो आप, अब देख लो cos x की वैल्यू दोनों जगह पॉजिटिव कहाँ पे है, फर्स्ट और फोर्थ में। और फिर जो कोडिंग है वो तो मैंने आपको दे ही दी, उससे सिर्फ थीटा को सब्सटीट्यूट करना है, बस सोचना ही नहीं पड़ता ज़्यादा। क्लियर हुआ? प्रिंसिपल वैल्यू कुछ हद तक क्लियर हुई। एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। ये लो करके देख लो आप। tan x के लिए इस बार नेगेटिव है, करके देख लो। एक tan x का केस है, cot x का केस है, ठीक है। मैं आगे करवा रहा हूं, आप रोक के करना चाहो तो कर लो, ठीक है, 2 मिनट लगेंगे। छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। tan x के लिए नेगेटिव कहाँ पे है बच्चों, एक तो यहां पर और एक यहां पर। सेकंड क्वाड्रेंट जो कि क्या होता है, पाई माइनस थीटा, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो कि होता है 2 पाई माइनस थीटा। लेकिन इस केस में फिर से हमें पहले थीटा के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर मैं माइनस को इग्नोर कर दूं तो tan x के लिए 1/√3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होती है, tan x के लिए 1/√3 किस पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan 30 डिग्री पे। 30 डिग्री मतलब π/6, तो थीटा कितना मिल गया, π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सोच लिया करो ना कि ये वैल्यू विदाउट नेगेटिव क्या होगी। अब काम पे लग जाओ। फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू क्या है बच्चों, आपको देखना है कि tan के लिए नेगेटिव कहां पे है, वो आप डिसाइड कर चुके हो। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो तो होगा पाई माइनस थीटा, tan के साथ पाई माइनस थीटा। और थीटा क्या देखा हमने, फर्स्ट क्वाड्रेंट का π/6। एलसीएम लिया आपने, एलसीएम लिया तो क्या आ रहा है, 6 पाई माइनस पाई इज 5 π/6। तो आपको x कितना मिल गया, 5 π/6। ये फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू मिल गई। सिमिलरली सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू पे आ जाओ आप। सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू, इसमें हम क्या बात करेंगे, tan x की वैल्यू अगेन -1/√3 है। अब tan x की नेगेटिव वैल्यू कहां मिल रही है आपको, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है, 2 पाई माइनस थीटा, और थीटा हम डिसाइड कर चुके हैं कितना, π/6। हमने फिर से एलसीएम लिया,
तो एलसीएम लिया तो कितना हो गया 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाय 6। कंपेयर करके मुझे दोबारा वैल्यू मिल गई 11 पाई बाय 6। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई 11 पाई बाय 6। तो दो प्रिंसिपल वैल्यूज आपकी चार क्वाड्रेंट में मिल जाती है हमें। ठीक है, अब तक तो आपको पता चल ही गया। कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन ढूंढोगे आप 0 से 2 पाई वाले क्वाड्रेंट्स में, चारों क्वाड्रेंट में ये वैल्यू दो बार एग्जिस्ट करती है, हर एक की वैल्यू। कोई भी रेशियो ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो। कह रहा कॉट एक्स इक्वल टू -1। मैंने आपको बोला कॉसेक सेक और कॉट के साथ हम जनरली डील नहीं करते, साइन कॉस टैन पे आ जाओ, जल्दी सोच पाओगे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जब रेसिप्रोकल किया तो इसमें तो फर्क भी नहीं पड़ा। -1 का रेसिप्रोकल -1 ही तो होगा, -1/1 है, तो 1/-1 हुआ, तो वही नीचे हम माइनस रखते नहीं, अल्टीमेटली -1 ही आ गया। तो tan के लिए नेगेटिव फिर से कहाँ पर है, दोबारा बना लेते हैं, जबकि बना हुआ साइड में यहाँ पर और यहाँ पर। इसका 2 पाई माइनस थीटा और यहाँ पर पाई माइनस थीटा। मुझे बताओ थीटा क्या लोगे, थीटा क्या लोगे, माइनस को इग्नोर करो और देखो tan x के लिए 1 किस पे होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 45 डिग्री पे। 45 डिग्री को हम क्या लेते हैं रेडियन में, π/4। तो थीटा आपको क्या मिल गया, π/4। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू हेडिंग डाली, tan x की वैल्यू -1 है, आ रहा है ना समझ, tan x के लिए -1। तो क्या करें अब, पहली नेगेटिव वैल्यू tan की कहां पर है, सेकंड क्वाड्रेंट में, जो मैंने आपको रेंज दी एंगल की पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा क्या लेने वाले हम, π/4, क्योंकि tan x जो 1 है वो π/4 पे एग्जिस्ट करता है, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम लिया तो tan 3 π/4 आ गया बच्चों, ये इतना तो कर लोगे ना। एलसीएम लिया सिर्फ 4 पाई माइनस पाई 3 π/4। तो पहली प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिल गई आपको, 3 π/4। ठीक है, और सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात करूं तो tan x की वैल्यू -1 कहां पे है, दूसरी प्रिंसिपल वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, तो वहां पे तो 2 पाई माइनस थीटा का एंगल लेना हमें, 2 पाई माइनस थीटा, थीटा इज π/4। एलसीएम लो, एलसीएम लो आप, 4 × 2 पाई 8 पाई, 8 पाई माइनस पाई 7 π/4। तो कंपेयर करने पर tan से tan हटा के सेकंड प्रिंसिपल वैल्यू क्या मिली इस केस में, 7 π/4। मतलब काफी प्रैक्टिस हो गई प्रिंसिपल वैल्यूज की, तो है ना, प्रिंसिपल वैल्यूज की तो काफी प्रैक्टिस हो गई। साइन कॉस टैन तीनों के हमने केस देख लिया। अच्छा कॉसेक आया था तो साइन में कन्वर्ट कर दिया, कॉट आया तो टैन में कन्वर्ट कर दिया, और सेम कॉन्सेप्ट लगा दिया क्वाड्रेंट वाला। जो मैंने आपको चार चीजें बताई, पहले थीटा, फिर पाई माइनस थीटा, फिर पाई प्लस थीटा, फिर 2 पाई माइनस थीटा। इन्हीं चीजों में हम घूमेंगे और कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे लिए निकालने में कोई दिक्कत नहीं आती। चलो ये तो था प्रिंसिपल सॉल्यूशन, है ना। अच्छा, पर्टिकुलर वैल्यू हमसे कोई पूछता नहीं है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में निकाला, और फिर हमारा जो एम है इस एक्सरसाइज में सीखना, जनरली वो जनरल सॉल्यूशन है। तो जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले समझते हैं और उनके एप्लीकेशन समझते हैं। ये देखो, अब मैं आपको 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस लूंगा और एक एक करके उनके फॉर्मूले बना के उसकी लिस्ट बना लेंगे और उनको अप्लाई करेंगे आगे के लेक्चर में। 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें से पहली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेरे सामने है sin x इक्वल टू sin y, जिसमें x और y दोनों ऑब्वियसली रियल नंबर्स है, एंगल्स ही हो गए ये। ठीक है, पहली इक्वेशन है ये। तो इसमें पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर sin x इक्वल टू sin y आपको कहीं भी दिखे, sin x इक्वल टू sin y कहीं भी दिखे, तो आप x की वैल्यू को क्या ले लोगे, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, n बिलोंग टू इंटीजर्स। ये आपको मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, ये आपको बेटा बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, आगे का सारा कॉन्सेप्ट इसी पे बेस्ड है। आपसे 3.4 एक्सरसाइज में शुरू के जो 4 क्वेश्चन है वो प्रिंसिपल वैल्यूज के ही है, लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब 1 मार्कर, लेकिन इसमें जनरली 4 मार्कर वाला क्वेश्चन हमारा आता है जो इन फॉर्मूलों को यूज करेगा। आया कैसे, ऐसे तो मानोगे नहीं आप, है ना, कि आया कैसे। पहले उसको देखते हैं कि sin x इक्वल टू अगर sin y दिया हुआ है तो हम x की वैल्यू ये कैसे बोल सकते हैं। शुरू करते हैं, हमारे पास है क्या, जो इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन मुझे निकालना है, मैंने तो उसे पकड़ लिया। कह रहा भाई sin x इक्वल टू sin y दिया हुआ था, तो क्या मैं इसे प्रॉपर इक्वेशन अगर बनाना चाहूं तो sin y को इधर शिफ्ट कर दूं, sin x माइनस sin y इक्वल टू 0। अब हमारे वही फॉर्मूले,
साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था? साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या था? टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, मतलब एक्स प्लस वाई बाय टू, और साइन सी माइनस डी बाय टू, मतलब एक्स माइनस वाई बाय टू इक्वल टू जीरो। अब देखो एज ए इक्वेशन, अगर मैं देखूं एज एन इक्वेशन देखूं तो टू तो जीरो होगा नहीं, तो टू को तो मान लो मैंने जीरो के नीचे भेज दिया, या टू जीरो हो नहीं सकता, हटा दिया। तो यहां पे दो फैक्टर्स मुझे जीरो दिख रहा है, या तो ये या ये। देयरफॉर पहला फैक्टर जो मुझे जीरो दिख रहा है वो दिख रहा है एक्स प्लस वाई बाय टू इक्वल टू जीरो, और दूसरा जो मुझे दिख रहा है वो x माइनस वाई बाय टू इक्वल टू जीरो। ये दो फैक्टर्स मुझे जीरो दिख रहे हैं अलग अलग। एक एक करके इस पे हम थोड़ा सा वर्किंग करेंगे, ठीक है। पहले ये वाला फैक्टर कंसिडर किया मैंने ये वाला फैक्टर कंसिडर किया, इस पे काम करना शुरू किया, तो मुझे दिख रहा है कि cos x प्लस वाई बाय टू, ये प्लस अच्छा नहीं लग रहा, x, एक मिनट, x प्लस वाई बाय टू इक्वल टू जीरो है। देखो मैं ना अभी आपको कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी बताऊंगा आगे चल के, इनके प्रूफ्स के बाद। 3 प्रूफ हमें देखने हैं, उनके बाद मैं आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट बताऊंगा। उनमें से एक यहाँ पे एक यूज हो रहा है कि कॉस की वैल्यू जीरो कहाँ होती है। आप बोलोगे कॉस 90 पे, कॉस 90 पे कॉस की वैल्यू जीरो होती है, लेकिन आप तो मुझे पर्टिकुलर वैल्यू बता रहे हो ना, मुझे यहाँ पे जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो कॉस 90 पे ही जीरो होती है क्या वैल्यू कॉस की? कॉस 270 पे भी होती है। अच्छा कॉस माइनस पाई बाय टू पे भी होती है। बात समझ आ रही? कॉस पाई बाय टू, कॉस 3 पाई बाय टू, फिर कॉस माइनस पाई बाय टू, कॉस माइनस 3 पाई बाय टू, कॉस 5 पाई बाय टू, इन सब पर कॉस की वैल्यू जीरो होती है। तो इसको जनरल वे में हम कैसे लिखते हैं बच्चों? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू। कैसे लिखते हैं हम? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, जिसमें n क्या है? यहां पर n क्या है बता दिया मैंने, बिलोंग्स टू इंटीजर, बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है, लास्ट में लिखेगा वापस। कॉस की वैल्यू जीरो कब होती है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, ठीक है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। इंटीग्रल में क्या होगा? वैल्यू पॉजिटिव भी होगी, यहां पे पाई बाय टू के आगे नेगेटिव भी होगी, चलेगा, दोनों केस में जीरो आएगी। अब कॉस से कॉस कंपेयर किया तो हमें क्या मिल गया? x प्लस वाई बाय टू इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय टू। यहां तक तो ठीक है। अच्छा 2 से 2 कंपेयर करके हट गया, 2 से 2 हट गया, तो हमारे पास क्या मिला? x प्लस वाई इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। ये ठीक है। फिर x की वैल्यू निकालनी है ना, मेनली मुझे क्या करना होता है कि साइन x में यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। देखो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो y को उधर ट्रांसफर कर दिया मैंने, 2n प्लस 1 पाई माइनस में y, ठीक है। फाइनली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2n प्लस 1 पाई तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई चेंज हम कर नहीं सकते। यहां पर ये जो -1 है, मैं इसे अगर -1 की पावर 2n प्लस 1 ले लूं तो भी तो चलेगा। मतलब मैंने क्या किया, -1 की पावर देखो अगर ऑड होगी तो माइनस रहेगा ना बीच में, अगर इवन होती तो प्लस हो जाता। -1 की पावर 2n प्लस 1 मीन्स ये माइनस ही तो है बीच में। तो मैंने क्यों 2n प्लस 1 लिखा? ताकि सिमेट्रिक, मुझे सिमेट्री मिले। यहाँ पाई का मल्टीपल 2n प्लस 1 है, वहां भी -1 की पावर 2n प्लस 1 हो गई। तो एक केस तो बच्चों ये हो गया, एक केस ये हो गया, ठीक है। एक सॉल्यूशन हमने ये निकाल लिया। अच्छा एक फैक्टर से मुझे एक सॉल्यूशन मिला ना x का इन टर्म्स ऑफ n, ये भी तो बचा। कंसिडर साइन x माइनस वाई बाय टू इक्वल टू जीरो। जैसे मैंने आपको बोला कि cos जीरो कब होता है? ऑड मल्टीपल, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू पे cos के लिए जीरो होती है। अब साइन के लिए जीरो कब होगी? साइन जीरो पर, साइन पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, सब जितने भी पाई के मल्टीपल है, ठीक है। ये तो मैंने इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर लिए। अगर मैं साइन माइनस पाई ले लूं, साइन -2 पाई ले लूं, इन सब पे भी साइन की वैल्यू जीरो होती है। तो इसके अंदर जो जनरल केस हमारा बनता है जीरो का साइन का, वो हमारा होता है साइन n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, साइन n पाई। कंपेयर कर दूं, कंपेयर करके साइन से साइन हट गया तो हमें क्या मिला? x माइनस वाई बाय टू इज इक्वल टू n पाई। ये ठीक है। यहां पे x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? आप बोलोगे 2n पाई,
ये भी ठीक है। तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 2n पाई प्लस वाई, ठीक है ना। जैसे इसमें हमने सिमेट्री ढूंढी थी कि पाई के आगे 2n प्लस 1 है, तो -1 की पावर पे 2n प्लस 1 ले ली थी। यहां पर -1 तो है ही नहीं, लेकिन यहां पे देखो पाई के आगे 2n है, पाई के आगे अगर 2n है तो क्या मैं इसमें, देखना ध्यान से, क्या मैं इसमें -1 की पावर 2n ले लूं तो चलेगा क्या? क्योंकि -1 की पावर 2n लेने का मतलब मैं -1 की पावर इवन ले रहा हूं, और इवन पावर अगर -1 की है तो वो अल्टीमेटली पॉजिटिव ही तो हो जाएगा। बस सिमेट्री लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको -1 की पावर 2n में इन्वॉल्व कर दिया। अब मेरे पास ये सेकंड केस बन गया, ये भी x का आंसर है, वो भी x का आंसर है। अगर आप ध्यान से देखो, मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अच्छा देखो, फॉर्मेट तो दोनों का ही सेम है, यहां पे 2n प्लस 1 पाई, यहां पे 2n पाई, -1 की पावर 2n प्लस 1 वाई, -1 की पावर 2n इंटू वाई। अच्छा 2n प्लस 1 का मतलब क्या हुआ, ऑड इंटीजर्स, 2n का मतलब क्या हुआ, इवन इंटीजर्स। ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, ऑड इंटीजर्स। और इवन इंटीजर्स को अगर मैं मिला दूं तो बच्चों पूरे इंटीजर्स बन गए, पूरा केस बन गया ना। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, फॉर्मेट तो सेम ही है ना, तो x की वैल्यू मैं क्या, इसे n पाई, n में क्या आ गया, इवन इंटीजर भी आ गए, ऑड इंटीजर भी आ गए, प्लस -1 की पावर n और y सेम वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये इस तरह से फॉर्मूला इसका हमें मिलता है। ये फॉर्मूला था n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू वाई। एक फैक्टर से मुझे ऑड सॉल्यूशन मिल रहे हैं इसी फॉर्म के, और एक फैक्टर से मुझे इवन सॉल्यूशन मिल रहे हैं। तो हमने क्या किया, दोनों को कंबाइन करके इंटीग्रल मल्टीपल बना दिया, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल -1 की पावर n ले लिया। क्लियर हो गया? तो आपको फॉर्मेट समझाना बहुत जरूरी था, समझा दिया। लेकिन बच्चों मेन ये ध्यान रखना, इसको आप याद कर लेना, इसके बिना आगे का कुछ भी नहीं होने वाला। पूरा जो आगे का जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे या फिर अगले लेक्चर के क्वेश्चंस करेंगे, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक मैंने बता दिया, बाकी के दो और है आगे। ठीक है, दूसरा आपको क्या दिख रहा है, cos x इक्वल टू cos y। अगर cos x इक्वल टू cos y है तो x क्या होगा, इसका वर्किंग इजी है, इसका आंसर होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ठीक है, आपको ये याद तो होना चाहिए, हाईलाइट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये जल्दी आ जाएगा। जल्दी कैसे आएगा, हमने फिर से इक्वेशन को कंसिडर किया बच्चों, सेकंड केस है हमारा, cos x इक्वल टू cos y गिवन था। इक्वेशन पूरी कैसे बनेगी, जब मैं इधर ले आऊं इसको, cos x माइनस में cos y इक्वल टू 0। अब cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d में क्या आएगा, माइनस में 2 साइन, माइनस में 2 साइन, फॉर्मूला यही था ना, cos c माइनस cos d का -2 साइन c प्लस d बाय 2। यहाँ पे c और d जो मैं बोल रहा हूँ, c मतलब x, d मतलब y। अच्छा साइन c और d क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने c और d के टर्म्स में पढ़ाए थे, आप x और y में लगाओ तो भी एक ही तो बात है। ठीक है, अगर x और y दिख रहा है आपको तो एक बार वो बोल के देख लेता है कि cos x माइनस cos y क्या होगा, -2 साइन x प्लस y बाय 2 साइन x माइनस y बाय 2, जिसमें अगेन -2 विल नॉट बी इक्वल टू 0, इसे तो हमने हटा दिया। तो ये पूरे दोनों का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, कह रहा है दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा, है ना, और या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा। यही सीखा हमने, पूरी इक्वेशन 0 कैसे हो सकती है, दोनों में से एक कोई 0 होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसको 0 ले रहा हूं, कंसिडर किया हमने यहां पे, इसको हमने कंसिडर किया, तो हमारे पास क्या है, साइन x प्लस वाई बाय 2 इक्वल टू 0। तो भाई अभी तो बात की थी साइन 0 कब होता है, n पाई पर, है ना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, चाहे वो मल्टीपल आपका ओड हो इवन हो, साइन n पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है। कंपेयर किया, साइन से साइन हटा दिया, तो इंप्लाइज में x प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू n पाई आ गया, जिसमें 2 हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, तो x प्लस वाई के लिए 2n पाई बन गई, और x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2n पाई माइनस में y। केस 1, कुछ और नहीं हो सकता इसमें, कुछ और नहीं हो सकता। ठीक है, केस 1 बना दिया, और फिर मैंने कंसिडर किया साइन x माइनस वाई बाय 2 वाला केस, इसको 0 के इक्वल लिया,
यही तो बात हुई थी कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। अब जब मैं इसको 0 ले रहा हूं तो ये साइन के लिए 0 किस पे होगी, अगेन साइन एन पाई पे। भाई वैल्यू फिर से साइन एन पाई पे होगी। अच्छा कंपेयर किया, साइन से साइन हटा दिया तो हमें क्या मिला, x माइनस वाई बाय टू इज इक्वल टू एन पाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2n पाई हो गया। x की वैल्यू क्या बन गई, 2n पाई प्लस वाई, और कंबाइन करना बच्चों दोनों केसेस को, सेम ही तो फॉर्मेट के है, x इक्वल टू 2n पाई माइनस वाई, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस वाई, है ना। एक माइनस वाई प्लस वाई दोनों को कंबाइन करूं तो आपको रिजल्ट मिल गया, यही तो मांग रहा है। x की वैल्यू इसी तरह से मिलती है कॉस वाले केस में, कंबाइनिंग 1 and 2, कंबाइनिंग 1 and 2, x की वैल्यू क्या बन गई, 2n पाई प्लस माइनस में y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर है। तो सॉल्यूशंस आपको याद रखने हैं, इसको हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हमें देखनी होती है, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई देख चुके हैं, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई देख लिया, लास्ट tan एक्स इक्वल टू tan वाई। अच्छा वही मैं आपको कह रहा था ना, कोसेक सेक और अगर कोट होता है तो आप इनको साइन कॉस और tan में कन्वर्ट कर लो और फॉर्मूले यही वाले लगाना, ठीक है। इसीलिए मैंने प्रिंसिपल वैल्यूज में भी साइन कॉस tan की ही आदत डाली है, उनको तो हम देखते नहीं, कोसेक सेक और कोट को कन्वर्ट कर लेते हैं। tan एक्स इक्वल टू tan वाई की अगर मैं बात करूं तो इसका बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, x की वैल्यू n पाई प्लस वाई होती है बस, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सबसे सिंपल फॉर्मूला इसी का है tan x वाले केस का। इक्वेशन उठाई, वर्किंग थोड़ी सी अलग है इसकी पहले वाले दोनों से। हमने tan x इक्वल टू tan y लिया, अब सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको इधर ले आता हूं tan y को LHS में, tan x माइनस में tan y इक्वल टू 0 में ले आया तो भाई tan a माइनस tan b तो कुछ होता नहीं है, तो इसको तो हमें साइन और कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो कर देते हैं। ऐसी चीजें हम शुरू के लेक्चर्स में बहुत सीख चुके हैं, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स हो गया, और यहाँ पे क्या है साइन वाई बाय कॉस वाई। एलसीएम ले लेंगे अब हम बिना किसी दिक्कत के, हमने एलसीएम लिया तो ये बन गया कॉस एक्स और कॉस वाई, साइन एक्स के साथ कॉस वाई आ गया, ठीक है, और कॉस एक्स के साथ साइन वाई दिख रहा है आपको, इक्वल टू 0 तो चल ही रहा है। अब cos x और cos y 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, अदरवाइज ये इक्वेशन नॉट डिफाइंड में चली जाएगी। तो 0 कौन है, न्यूमरेटर वाला पार्ट, डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, तो देयरफॉर आपको क्या मिल रहा है, सिर्फ sin x cos y माइनस में cos x sin y इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0, अदरवाइज इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। अब ये तो एक फॉर्मूला बन रहा है, जब मैंने न्यूमरेटर को 0 के इक्वल रखा तो ये तो फॉर्मूला बंद हो रहा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई किसका फॉर्मूला है, साइन एक्स माइनस वाई का। अच्छा ये तो चीज अब हम पकड़ चुके हैं कि भाई साइन की वैल्यू 0 किस पे होगी, साइन की वैल्यू 0 किस पे होगी, साइन एन पाई पर, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है। तो यहां पे हमने क्या किया, अगले स्टेप में ले लेते हैं, देयरफॉर साइन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 चल रहा था, वो मैंने ले लिया साइन एन पाई पे। एक ही पॉसिबल सॉल्यूशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, साइन से साइन कंपेयर किया तो x माइनस वाई इक्वल टू एन पाई आ गया, और x की वैल्यू क्या मिल गई मुझे, एन पाई प्लस वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये है बच्चों सिचुएशन, सिचुएशन आपके लिए ये एक सिंपल सॉल्यूशन, इसमें कोई दो केसेस भी नहीं बने, एक ही केस से आपको जो आंसर मिल गया वही आपका फाइनल जनरल सॉल्यूशन है tan x इक्वल टू tan y का। तो अप्लाई करें इनको, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसके, है ना। इससे पहले क्वेश्चंस लेने से पहले वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ले लेते हैं जो मैं आपको कह नहीं रहा था, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये वाले जो अभी हमने दो तो यूज भी कर लिए कि साइन एक्स 0 कब होता है, जब x हमारा n पाई होता है ना। इसमें n मेरा इंटीजर है और x मेरा जनरल सॉल्यूशन हो गया, n बिलोंग्स टू इंटीजर। tan x 0, tan x की वैल्यू भी 0 कब होगी, ये यूज नहीं किया अभी हमने यूज किया पीछे वाले केसेस में कि sin x की वैल्यू 0 किस पे होगी। सोच के देख लो ना, sin 0 आपका 0 होता है, sin 180 दैट मीन sin पाई भी 0 होता है, sin 2 पाई 0 होता है, वैल्यू निकाल के देख लो। ऐसे sin माइनस पाई, sin माइनस 2 पाई, ये सब वैल्यू 0 है। सेम tan के केस में,
tan 0 0 होता है, tan पाई, tan 2 पाई, tan 3 पाई, ऐसे ही माइनस वाले जो हमारे इंटीजर्स हैं उन सब पर tan की वैल्यू 0 होगी। तो ये भी सेम n पाई, मतलब साइन और tan का सॉल्यूशन सेम होता है जनरल सॉल्यूशन जब ये दोनों 0 है। साइन x की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू n पाई होगी, tan x की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब x की वैल्यू n पाई ही होगी। अच्छा, cos x की वैल्यू 0 कहाँ थी? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, ये आपका cos का होता है। हमारे पास एक वैल्यू आ गई cot की, आप चाहे cot का ग्राफ देख लो, हमने ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक लेक्चर देखा था, उसमें आप देखना कि cot की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ पे हो रही है, सेम ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 यही पे होगी। अच्छा, tan में तो वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड होती है ना, tan में 90 के जो मल्टीपल होता है उस पर वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, लेकिन cot में जब आप उल्टा करोगे, इन्फिनिटी का नॉट डिफाइंड का जब आप उल्टा करोगे रेसिप्रोकल, तो वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जिन वैल्यूज पर tan नॉट डिफाइंड है उस वैल्यू पे cot 0 है, ये भी आप सोच सकते हो। अदर ग्राफ में देख लेना कि cot की वैल्यू 0 कहाँ पे आ रही है, तो वो ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे आ रही है। चलो, sec x इक्वल टू अगर 0 होता है तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसपे sec x 0 होगा, ठीक है, हैज नो सॉल्यूशन। सेम फॉर cosec x, cosec x भी 0 किसी वैल्यू पे नहीं होता, ठीक है, क्योंकि अगर आप इसका वो देखोगे ना रेंज, तो उसमें -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं लेते हम, ग्राफ पे थोड़ा जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। बाकी अभी एज अ रिजल्ट आपको ध्यान रखनी है जो हम आगे क्वेश्चंस में यूज करने वाले हैं। sec x कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि sec x 0 का मतलब यहाँ पे cos x नॉट डिफाइंड है ना। और जो sec x की जो रेंज भी थी ना बच्चों, उसमें आप देखना ना -1 से 1 होता नहीं है ना, उसके बीच में माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो 0 की तो वैल्यू आई नहीं रही उसमें रेंज में, तो वो लेते ही नहीं हम, ना तो sec x में लेते हैं ना cosec x में लेते हैं। तो ये आपको एज ए रिजल्ट याद रखने, मैंने आपको बोला था। अब हम क्वेश्चंस आराम से अप्लाई कर सकते हैं, सारे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएंगे एक एक करके। देखो, शुरू के तो फिर हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन ही लिए, शुरू के तो आप बहुत आराम से कर लोगे, हवा में कर लोगे बिना पेन उठाए, अगर आप पीछे वाले रिजल्ट्स को याद कर चुके हो तो। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, देखो लिखा होगा कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू या फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले इन्हीं दो पे बात करते हैं। जैसे sin 2x 0 है, तो अब बात हो तो गई हमारी कि sin 2x 0 है, तो sin की वैल्यू 0 कब होगी जनरल सॉल्यूशन में? sin की वैल्यू 0 कब होगी? sin n पाई पर। कंपेयर किया sin से sin, तो 2x इज इक्वल टू n पाई आ गया, और x की वैल्यू कितनी बन गई? n पाई बाय 2। बस ये बताना मत भूलना कि n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ये बताना मत भूलना, x इक्वल टू n पाई बाय 2। cos 5x बाय 2 इक्वल टू 0। जैसे मैंने साइन का यूज किया कि साइन 0 किस पे था? साइन n पाई पे, ऐसे cos का यूज कर लो। cos यहां पे 0 कब होगा? याद हो गया होगा अब तो, क्या होता है, किस पे होगा 0? ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ये लो, कंपेयर कर दूं, कंपेयर करेंगे तो 5x बाय 2 किसके इक्वल होगा? आप लिखोगे 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो 5x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई, x की वैल्यू कितनी है? 2n प्लस 1 पाई बाय 5, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। क्लियर? tan x बाय 3 इक्वल टू 0, tan x बाय 3 इक्वल टू 0। सेम जैसे साइन 0 किस पे था? साइन n पाई पे। tan किस पे 0 होता है? tan n पाई पे। लगा दो आप, वही इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाला जो केस है, अभी तो वही लग रहा है ना, इक्वेशन सॉल्विंग तो ज्यादा करनी पड़ी नहीं रही, हमने रिजल्ट याद करे हुए कि 0 किस पे है। ज्यादा टाइम तो तब लगता है जब 0 के अलावा कोई वैल्यू आती है, तो हमें सोचना पड़ता है, अभी तो बहुत सिंपल चल रहा है। tan x बाय 3 0 है, tan n पाई पे होगा, tan से tan कंपेयर करा, x बाय 3 इक्वल टू n पाई हो गया, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई? n के टर्म्स में आंसर अगर आप दे रहे हो ना, तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन तो दे रहे हो, n बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो ना, आप n की वैल्यू 0 लोगे तो x, एक सॉल्यूशन x 0 मिल गया, n को आप 1 लोगे तो x का आंसर क्या मिला? 3 पाई, 2 लोगे 6 पाई, 9 पाई, ऐसे चल रहा है। ऐसे माइनस में आएगा, -3 पाई, -6 पाई, -9 पाई, चलता रहेगा। तो ये जनरल सॉल्यूशन दे दिया ना आपने, एक ऐसा आंसर बता दिया जिससे जितने पॉसिबल सॉल्यूशंस है वो सब आ जाएंगे।
क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत सिंपल थे। और देखे आगे, देखो मैंने आपको क्या कहा था कि अभी हम किस पे देख रहे हैं, जीरो था, तो आप डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे आपने वो लगा दिए। अब क्वेश्चन की हेडिंग तो वही है कि आपको जनरल सॉल्यूशन बतानी है, लेकिन cos x की वैल्यू हाफ आ गई। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जब cos x की एक पर्टिकुलर वैल्यू दे दी एक्सेप्ट जीरो, आप पहले उसकी प्रिंसिपल वैल्यू, पहली प्रिंसिपल वैल्यू देख लो बस। इसमें दो प्रिंसिपल वैल्यूज मत निकालना, आप जनरल सॉल्यूशन देखो। जनरल सॉल्यूशन देखना अगर आपको, तो उसके लिए अगर कोई वैल्यू दी आपको जीरो के अलावा, आप उसकी पहली प्रिंसिपल वैल्यू देखो। तो पहली प्रिंसिपल वैल्यू अगर मैं देखूं तो हम वही पुराना कॉन्सेप्ट लगाए कि भाई cos की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे है, cos की वैल्यू पॉजिटिव कहां पे, आप बोलोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगी, तो वहां तो थीटा होता है। तो cos x की वैल्यू जो हाफ है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहां एग्जिस्ट करती है, आप बोलोगे cos π/3 पे, cos π/3 पे। ठीक है, तो ये एक तरह से जैसे प्रिंसिपल वैल्यू हम सोच रहे थे वैसे ही तो करा हमने, cos π/3। अब यहां पर जो हमने जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले पढ़े ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के, वो पकड़ लो। मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए पहले। अगर cos x cos y के इक्वल था, क्योंकि फॉर्मूला भी याद नहीं हुआ होगा ना शायद आपको, cos x अगर cos y के इक्वल था तो x की वैल्यू में क्या ले रहा था, 2n पाई प्लस माइनस में y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, पूरा डिराइव करके बताया था। तो cos x इक्वल टू cos π/3, मतलब y इज π/3, तो देयरफॉर x क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, पूरा लिखो, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, बस एक मिनट पूरा लिख देता हूं, इज गिवन बाय, तो जनरल सॉल्यूशन तो यहां से मिलता है, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की वैल्यू कितनी है, π/3, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर लिखना बच्चों मत भूलना। तो ये जनरल सॉल्यूशन है। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू हम सोच रहे थे ना, हमने वैसे ही सोचा और उसको बिना कैलकुलेट करे डायरेक्टली cos x इक्वल टू cos y वाली जनरल इक्वेशन जो थी मेरी बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की हेडिंग में जो मैंने आपको पढ़ाया था उससे कंपेयर करा और जनरल सॉल्यूशन जो मैंने निकाल रखा था उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी y की। ठीक है, देखें एक और देखें इसी तरह का, sin x/2 अब -1 है। अब देखो इसके दो तरीके आपको मैं बताता हूँ, इसमें दो तरीके, एक वो जो हमने पहले पढ़ा कि प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं। पहली प्रिंसिपल वैल्यू, साइन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, साइन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ आ रही है, चारों क्वाड्रेंट में चेक करना। सबसे पहले कहाँ आ रही है, थर्ड में, साइन की वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आ रही है, जिसका मैंने एंगल का रेंज आपको बताया था पाई प्लस थीटा। और फिर थीटा कैसे बताया था आपको सोचना, आप मैंने कहा था कि आप माइनस को इग्नोर कर दो और देखो 1 किस पे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप बोलोगे π/2। तो पहला ये मैं आपको मेथड 1 बता रहा हूं, मेथड 1। ठीक है, तो sin x/2 इज इक्वल टू -1 था, तो आपको पहली प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेनी है, sin पाई प्लस थीटा। पहली प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, sin पाई प्लस थीटा, जिसमें थीटा क्या होगा, माइनस को इग्नोर करो और देखो 1 किस पे होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, आप बोलोगे sin 90 पे, π/2 पे, तो थीटा यहां पे π/2 है, जिसको मैं अगर एलसीएम ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, sin 3π/2। क्या कहते हो, समझ आई बात? मैंने कहा अब आगे सॉल्व नहीं करना, आपको सॉल्व नहीं करना, तो आपका जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, आप बोल रहे हो कि sin x अगर sin y के इक्वल है तो उस केस में मैं x का क्या फॉर्मूला डिराइव करके बैठा हूं, n पाई प्लस -1 रेज़ टू पावर n y, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था बड़े आराम से। तो अगर आप साइन, देखो x की जगह क्या आ गया, x/2 और y की जगह क्या आ रहा है, 3π/2 लगा दो। शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं GS, मतलब जनरल सॉल्यूशन, x/2, x की जगह मैंने x/2 ले लिया, n पाई प्लस -1 की पावर n और y की जगह क्या ले लिया, 3π/2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा यहां पे मुझे सिर्फ x बताना होता है, x/2 नहीं बताना, तो आपने क्या किया, 2 ऊपर मल्टीप्लीकेशन में भेज दिया RHS में, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2n पाई, देखो 2n पाई प्लस -1 की पावर n, ये 2 इधर गया तो 3 पाई हो गया ये, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो ये मेथड 1 है, ये आपका मेथड 1 है।
इसका मेथड 2 और बता देता हूं मैं, साइन एक्स बाय 2 वाले का ना मेथड 2 बता देता हूं, वो सिंपल है। जैसे मुझे इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पे काम करना पड़ा, प्रिंसिपल वैल्यू सोची मैंने जो हमने सीखी थी और फिर जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले में लगा दी। इसका एक और मेथड है जो कि शॉर्टकट है, मैं वो बताता हूं आपको। ठीक है, मेथड 2 यहां पे लिख रहा हूं मैं, थोड़ा कम टाइम लगता है इस मेथड 2 में। जैसे मैंने ले लिया साइन एक्स बाय 2 मुझे -1 दिया हुआ था, तो इसमें आप प्रिंसिपल वैल्यू की या तो टेंशन मत लो, आपको क्या बोला जनरल सॉल्यूशन दो भाई, जनरल सॉल्यूशन। तो आप सिंपली इसमें माइनस को अभी के लिए इग्नोर करो, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था। आप सोच लो 1 किस पे, साइन की कौन से एंगल पे वैल्यू 1 आएगी। आप बोलोगे सिंपली माइनस को ऐसे ही रहने दो π/2 पे, क्या कहते हो? छोड़ो वो क्वाड्रेंट में जो हम घूम रहे थे ना, छोड़ो। जब जनरल सॉल्यूशन बताना है तो हम प्रिंसिपल वैल्यू का कंसेप्ट को अगर हम इग्नोर कर दें तो माइनस लगा हुआ था, माइनस अभी भी लगा हुआ है भाई। 1 किस पे होता है साइन में? π/2 पे। अच्छा ये हो गया। तो आपको तो फिर ये भी पता होगा कि अगर माइनस एंगल के साथ अंदर चला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है साइन में, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। रिवर्स अप्लाई कर दिया, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो मुझे माइनस साइन थीटा दिख रहा था, मैंने साइन माइनस थीटा लिख दिया। कह रहा है अब कंपेयर कर लो इसको किससे? साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे एन पाई प्लस -1 की पावर n y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। फॉर्मूला सेम, फॉर्मूले में नहीं बदला, कुछ करेंगे हम चेंज। तो x की जगह तो x/2 दिख रहा है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली टाइम कम लगता है। n पाई प्लस -1 की पावर n सेम। y क्या दिख रहा है आपको? -π/2। क्या दिख रहा है भाई? -π/2। ये आंसर भी आपका चलेगा, कोई गलत नहीं कर सकता इसको, दोनों ही वैलिड सॉल्यूशन है। जो मैंने पीछे वाला दिया वो भी वैलिड है और जो मेथड 2 देख रहे हैं हम ये भी बहुत बढ़िया है। तो x/2 इक्वल टू n पाई, यहां पे हम माइनस को कैसे डील करेंगे देखो, मैं यहां पे रफ में बताता हूं कि -1 की पावर n है, पूरा करके दिखा रहा हूं। ठीक है, कुछ को तो समझ आ गया कि क्या करना है। -1 की पावर n को ना मैंने ऐसे ही रहने दिया, इसको लिख दिया -1 इंटू में π/2। क्या कहते हो? अरे -π/2 को लिख दिया -1 इंटू π/2। अब -1 की पावर n, -1 की पावर 1, बेसिस सेम, पावर ऐड हो गई। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 की पावर n+1 इंटू π/2। अभी इसमें करके दिखाया, आगे किसी में नहीं करके देखेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे -1 की पावर n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर चल ही रहा है। और फिर फाइनल स्टेप में क्या करने वाले हैं? 2 को इधर भेज दिया, 2 को इधर भेज दिया, तो जनरल सॉल्यूशन मुझे क्या मिलेगा? x इज इक्वल टू 2 ऊपर जा रहा है तो यहां पे तो आ गया 2n पाई, पीछे +1 -1 रेज़ टू पावर n+1, और वो जो 2 इधर आया मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो इधर भी तो आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे तो आ गया पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो जो मैंने पीछे आंसर दिया था ना वो 3π/2 वाला, वो भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। दोनों में से कोई भी लिख दोगे आपका करेक्ट है ये। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो दोनों मेथड बता दिए। अच्छा, मैक्सिमम बुक्स में जब माइनस की वैल्यू आएगी ना और जनरल सॉल्यूशन बोलेगा तो मेथड 2 अप्लाई किया होता है। मेथड 1 मैंने क्यों सिखा दिया कि प्रिंसिपल वैल्यू से कनेक्ट करके हमने वो टॉपिक को समझ लिया। तो देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन और है हमारे पास। क्या करें इसमें? 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, छोटा ही है ये भी। 2 sin x + 1 = 0 है, तो यार बना लो इसको वैसे, ये लो, बहुत सिंपल है। क्या करोगे आप? जनरल सॉल्यूशन पूछा है तो मेथड 2 से करेंगे इसको हम। ठीक है, वी हैव 2 sin x + 1 = 0। तो मुझे वैल्यू नहीं दिख रही तो वैल्यू हम निकाल तो सकते हैं बच्चों। 2 sin x = -1 और sin x की वैल्यू क्या दिखी आपको अब? -½ फिर मैंने कहा माइनस को इग्नोर करते हैं, जैसा पड़ा पड़ा रहने दो। आप sin x में सोचो हाफ किस पे आता है? आप बोलोगे वो तो sin 30 डिग्री पे, विच इज π/6। sin x की वैल्यू हाफ कब होती है? sin π/6 पे। फिर माइनस बाहर अच्छा नहीं लगता हमें, तो हमने क्या किया, माइनस को वही आपका कंडीशन लगाते हुए कि साइन -θ माइनस साइन थीटा होता है, रिवर्स लगाया और ये मिल गया। अब sin x = sin y दिख रहा है ना आपको? फिर से लिख दो फॉर्मूला कि अगर sin x = sin y होता है तो आप x के लिए क्या ले रहे हो? बार बार क्यों लिख रहा हूं? याद हो जाए आपको। ठीक है, आप भी 2-3 बार लिखो, याद हो जाएगा।
अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं ना इसमें, यहाँ पे आके अटक जाओगे। अब आप कंपेयर करो, x तो x ही दिख रहा है और y आपको -π/6 दिख रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, ठीक है, आप लिख रहे हो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1n, y कितना है -π/6, और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और मैंने आपको कहा था माइनस वाला जो स्टेप है वो भी हम डायरेक्ट करेंगे, तो x इक्वल टू n पाई प्लस -1, ये -1 की पावर है ना, यहाँ पे एक -1 हो रहा है तो n+1 हो गया इंटू π/6, ये डॉट मतलब इंटू लगा रखा है मैंने, n बिलोंग्स टू इंटीजर, दिस इज फाइनल आंसर। जनरल सॉल्यूशन हमने निकाल दिया मेथड 2 से। तो इसमें स्टेप हमारे थोड़े कम लगते हैं, तो आप मेथड 2 प्रेफर करना अगर वैल्यू आपकी माइनस में है तो। क्लियर हुआ? देख ले एक दो क्वेश्चन और, ये लो, एक टाइप का ये है क्वेश्चन आपका जिसमें cos 7x इक्वल टू sin 3x दिया हुआ है, cos 7x इक्वल टू sin 3x। लेवल अब क्या बढ़ गया, कोई सामने वैल्यू ही नहीं है, मैं क्या सोचूं कि क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू किसकी इक्वल है। अभी तक हम क्या सोच रहे हैं, sin x 0 किस पे है, sin n पाई पे, sin x हाफ किस पे है, sin π/6 पे। अरे भाई अब तो कोई वैल्यू नहीं है ना, इधर भी cos इधर sin, वैल्यू है ही नहीं, दो रेशियोज इन्वॉल्व हो गई, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, तो इसमें वो बात आ गई कि दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए। कोई बात नहीं, इसमें बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगर तो कोई वैल्यू नहीं है और प्योर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर कोई वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, सिर्फ प्योर रेशियोज, कोई कोफिशिएंट वगैरह भी नहीं है, तो ये कहता है कि आप ना ट्राई ये करो कि दोनों को कॉज में कन्वर्ट कर दो, दोनों को साइन में मत करना, क्योंकि कॉज वाला फॉर्मूला लगाना कंपैरेटिवली ज्यादा इजी है, दोनों को कॉज में कन्वर्ट कर दो। अच्छा ये एक तो कॉज में है ही, तो साइन को कॉज में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, बहुत ही बेसिक बात, बहुत ही आपकी बचपन की याद है, कॉज 90 - थीटा। अरे भाई cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, रिवर्स सोच लिया, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो वाला कॉन्सेप्ट। अब ये cos x और cos y, बस cos x इक्वल टू cos y कंपेयर कर लो, और बस थोड़ा सा सॉल्विंग का पार्ट इसमें हम करेंगे, बड़े प्यार से आंसर हमें मिल जाएगा। मैंने बहुत छोटा छोटा ये फॉर्मूला लिखा है, क्योंकि फॉर्मूला तो हम अभी 4-5 बार समझ चुके हैं। इसमें x आपको 7x दिख रहा है, y आपको ये पूरा दिख रहा है, तो मैं लगा रहा हूं यहां पे जनरल सॉल्यूशन, शॉर्ट में GS लिख के, x की जगह क्या आएगा 7x, 2n पाई अपनी जगह 2n पाई रहेगा, प्लस माइनस y की जगह क्या आ रहा है π/2 माइनस में 3x, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब बात यह है कि मैंने कहा ना इसमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे, कि आप इसको ऐसे छोड़ नहीं सकते, आपको प्योर x निकाल के दिखाना है, x इधर भी है x इधर भी है, यह आंसर थोड़ी आपका। आप इसमें दो केसेस लोगे, केस 1 जिसमें आप पॉजिटिव वाला साइन कंसिडर कर रहे हो, कंसिडर पॉजिटिव साइन, और इस पे काम करना शुरू किया हमने, क्या होगा 7x इज इक्वल टू 2n पाई, प्लस वाला साइन ले रहा हो, माइनस को छोड़ दो, तो यहां पे क्या आएगा प्लस π/2 माइनस में 3x। तो एज ए इक्वेशन हम क्या करते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ ले आते हैं, 7x प्लस 3x, यहां से मैंने क्या किया एलसीएम ले लूं, तो ये हो जाएगा 4n पाई, देखो 4n पाई प्लस पाई अपॉन में 2, पीछे से पाई कॉमन ले रहा हूं मैं यहां पे, और इधर मिल गया 10x, 10x यहां पे 4n प्लस 1/2 तो चल ही रहा है, यहां पे पाई पीछे से कॉमन ले लिया, ठीक है, नॉर्मल वर्किंग चल रही है। अब तो 4n प्लस 1 पाई पीछे से कॉमन ले लिया, 10x हो गया, 10 को नीचे भेज दोगे तो x की पहली वैल्यू आ गई 4n प्लस 1 π/20 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो बच्चों इसमें एक जनरल सॉल्यूशन ये आ रहा है, एक आ रहा है, एक और आएगा, माइनस वाला भी तो लोगे। तो सेकंड पॉसिबिलिटी इसमें क्या है मेरे पास, कंसिडर नेगेटिव साइन ऑल्सो, नेगेटिव साइन ले लो। अब तो उस केस में क्या है 7x इज इक्वल टू 2n पाई, बीच में माइनस है अगर तो ब्रैकेट लगा लू, माइनस है तो π/2 माइनस 3x, साइन चेंज करेंगे अब हम, 7x इज इक्वल टू 2n पाई
माइनस पाई बाय 2 प्लस 3x, अच्छा 3x को इधर ले आए, 7x माइनस में 3x, यहां पे फिर से एलसीएम ले लिया, 4n पाई माइनस में पाई अपोन में 2, यहां पे 4x हो गया, अच्छा 4n माइनस 1 अपॉन में पाई बाय 2 चल रहा है, पाई पीछे से कॉमन ले, सेम पैटर्न पे चल रहा है बच्चों, 4 नीचे गया तो x की वैल्यू क्या बन गई, 4n माइनस 1 पाई बाय 8 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो सेकंड जनरल सॉल्यूशन इसमें ये है, ठीक है, मतलब पूरी इक्वेशन के दो जनरल सॉल्यूशन बन रहे हैं, एक 4n प्लस 1 पाई बाय 20, एक बन रहा है 4n माइनस 1 पाई बाय 8, जिसमें n हमारा इंटीजर है, मतलब n के लिए आप 0 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हो, पॉजिटिव n के लिए -1 -2 -3 -4, नेगेटिव इंटीजर कुछ भी रख सकते हो, मतलब n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इसमें हो गए, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपसे ऐसे कोई भी नहीं पूछेगा, आपको ऐसे जनरल सॉल्यूशन देना है। अच्छा तभी पूछेगा जब उसमें ना कुछ लिमिटेड सॉल्यूशन आ रहे होंगे, तो उन सॉल्यूशंस का सम या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछ लेता है, तो वो आगे ना मैं आपको अच्छे जो और क्वेश्चंस है, ये तो अभी मैं बेसिक फॉर्मूले लगाना सिखा रहा हूँ आपको कि हमने जो जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले सीखे वो कैसे अप्लाई हो रहे हैं, जो अच्छे क्वेश्चन है जो मेंस और एडवांस में इस टॉपिक पे आते हैं वो भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं बच्चों, वैसे तो पॉज करके आपको ट्राई करना चाहिए, मैं शुरू कर रहा हूं, आप लोग अगर करना चाहो पॉज करके कर लो, ठीक है। यहां पर लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपका, sin 2x प्लस cos x इक्वल टू 0 है। देखो ये भी वो पीछे वाला केस ही तो दिख रहा है कि इसमें दो रेशियोज आ गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो sin x और cos x, कोई कोफिशिएंट नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने इस केस में क्या किया, cos x इज इक्वल टू माइनस में sin 2x उधर भेज दिया, और फिर मैंने आपको क्या बोला था कि आप ट्राई करो दोनों cos में कन्वर्ट हो जाए, cos के फॉर्मूले कंपैरेटिवली लगाने इजी है एज कंपेयर टू sin, ठीक है। क्या होगा उससे देखते हैं, यहां पे माइनस sin 2x है जैसे, अब माइनस साइन थीटा cos में क्या होगा, देखो जरा, इसको अगर मैं cos पाई बाय 2 प्लस 2x लिखूं तो क्या वैलिड है या माइनस साइन 2x आएगा, cos 90 प्लस थीटा, साइन थीटा तो बनेगा, लेकिन cos 90 प्लस थीटा का मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, उसमें cos तो नेगेटिव होता है ना, तो यहाँ पे माइनस आ गया, ठीक है, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ठीक है। अब ये cos x ये cos y डायरेक्टली लगाऊं, क्या फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस में y, n बिलोंग्स टू इंटीजर, सिर्फ अब इतना सा लिखा है मैंने शॉर्ट, तो इसमें x की जगह तो x ही दिख रहा है, जनरल सॉल्यूशन की हेडिंग डाली यहाँ पे, तो x तो x ही दिख रहा है, 2n पाई प्लस माइनस y ये पूरा पाई बाय 2 प्लस 2x, तो इसमें भी बच्चों वही आप दो केसेस ले लो और आपका आंसर आ गया। तो मैं फर्स्ट केस ले रहा हूं जिसमें मैं पॉजिटिव साइन को कंसिडर कर रहा हूं, यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया, तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस 2x है, x वालों को एक तरफ लेकर आते हैं हम, तो x माइनस में 2x ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे x माइनस में 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है, यहां पर माइनस x आ गया, 2n पाई प्लस पाई बाय 2, तो x की वैल्यू क्या बन गई, माइनस 2n पाई माइनस पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो एक केस तो आपका ये बन गया जनरल सॉल्यूशन का। अच्छा ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहते हो, मान लो एलसीएम ले लो और माइनस 4n प्लस 1 पाई बाय 2 आ जाएगा, है ना, ये भी ठीक है। और अगर आप एलसीएम लेके अगर इसको ऐसे लिख दो कि मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये हो गया 4n प्लस 1 और पाई बाय 2 इधर आ गया, पाई पीछे से कॉमन ले लिया, तो ये चलेगा। अच्छा दूसरा केस क्या है, आप नेगेटिव साइन वाला ले लोगे, नेगेटिव साइन, तो उसमें आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू 2n पाई माइनस में, x इक्वल टू 2n पाई माइनस में पाई बाय 2 प्लस 2x, देख लेते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब माइनस है तो साइन चेंज हो गए आराम से, अगर आप देखो तो माइनस पाई बाय 2 माइनस में 2x, इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, वेरिएबल से एक तरफ ले आओ, तो यहाँ पे x प्लस 2x एक तरफ हो गया और यहाँ पे आ गया 2n पाई माइनस में पाई बाय 2, ठीक चल रहा है, तो ये तो हो गया 3x, इसमें अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो हो जाएगा ये 4n माइनस 1 बाय 2 और पाई पीछे से कॉमन ले लिया, मतलब एक और स्टेप मैंने डायरेक्ट करा, समझ जाओगे अब तक तो, 4n और पीछे से पाई कॉमन ले लिया, x की वैल्यू क्या बन गई 4n माइनस 1
3 नीचे आएगा तो π/6 हो जाएगा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये z बना रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है, 2 मत समझना, z है ये। तो ये आपका बेसिक था बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट सारा। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन समझी, उसमें हमने जनरल सॉल्यूशन के जो बेसिक केसेस थे वो हमने समझ लिए। इसके जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है, एक साथ करना थोड़ा भारी हो जाएगा। तो करो आप इसे एक बार, फॉर्मूला का रिवाइज कर लो, याद कर लो, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।